कहानी की शुरुआत अमेजन के घने और रहस्यमयी जंगलों से होती है। कहा जाता है कि इस जंगल में एक ऐसा जादुई पेड़ मौजूद है जिसे चंद्रवृक्ष कहा जाता है। इस पेड़ पर खिलने वाला एक खास फूल दुनिया की किसी भी बीमारी और श्राप को खत्म करने की ताकत रखता है। सदियों से कई लोग इस रहस्यमयी पेड़ की तलाश कर चुके थे, लेकिन कोई भी इसकी असली लोकेशन तक नहीं पहुंच पाया। इन्हीं लोगों में एक नाम था राजा अगिरे का। अगिरे ने चंद्रवृक्ष को खोजने की ठान ली थी और अपने साथियों के साथ अमेजन के जंगल में निकल पड़ा। लेकिन अमेजन के खतरनाक जंगल के सामने अगिरे की सारी ताकत बेकार साबित होने लगी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह मौत के करीब पहुंच गया। तभी एक आदिवासी कबीले के लोगों की नजर उस पर पड़ी और वे उसे अपने साथ ले गए। उन्होंने अगिरे की जान बचाई और उसकी देखभाल की। इसी दौरान अगिरे की नजर कबीले के सरदार के गले में मौजूद एक रहस्यमयी पत्थर पर पड़ी। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि अमरशूल था। अगिरे को एहसास हुआ कि इसी पत्थर की मदद से वह चंद्र वृक्ष तक पहुंच सकता है। अगिरे ने सरदार से वह पत्थर मांग लिया, लेकिन सरदार ने उसे देने से साफ इनकार कर दिया। यह बात अगिरे को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपना आपा खो दिया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे कबीले पर हमला कर दिया। देखते ही देखते वहां कत्लेआम मच गया और पूरे कबीले को आग के हवाले कर दिया गया। मरने से पहले कबीले के सरदार ने अगिरे को एक भयानक श्राप दे दिया। उस श्राप की वजह से अगिरे और उसके साथी अमेजन के जंगल की सीमाओं में हमेशा के लिए कैद हो गए। वे चाहकर भी उस जंगल को छोड़ नहीं सकते थे। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में पहुंचती है। यहाँ हम बिल नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो लोगों के सामने चंद्र वृक्ष और अमरशूल के बारे में बता रहा होता है। उसके पास एक नक्शा भी होता है जिसमें वह उस रहस्यमयी पेड़ की संभावित लोकेशन दिखाता है। बिल का कहना होता है कि अगर उसे अमरशूल मिल जाए तो वह चंद्र वृक्ष तक पहुंच सकता है, और अगर चंद्र वृक्ष का फूल उसके हाथ लग गया तो उससे दुनिया की कई खतरनाक बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है। असल में बिल यह भाषण खुद तैयार नहीं कर रहा होता। उसकी बहन लिली ने उसके लिए पूरी स्पीच तैयार की होती है। लिली का मकसद साफ था। वह चाहती थी कि सोसाइटी के लोग अमरशूल उन्हें सौंप दें ताकि वे इस ऐतिहासिक खोज को पूरा कर सकें। लेकिन लिली को जल्दी ही समझ आ जाता है कि बिल अपनी बात से सोसाइटी के लोगों को मनाने में सफल नहीं होगा, इसलिए वह खुद अमरशूल हासिल करने का फैसला करती है। लिली के हाथ पर उस जगह तक पहुंचने का नक्शा बना होता है और वह उसी के सहारे आगे बढ़ती है। रास्ते में उसकी मुलाकात प्रिंस जोआकिम से होती है। प्रिंस को लगता है कि लिली शायद रास्ता भटक गई है, इसलिए वह उसे आगे का रास्ता बता देता है। कुछ समय बाद लिली उस गेट तक पहुंच जाती है जिसके पीछे अमरशूल को सुरक्षित रखा गया होता है। वह गेट खोलने की कोशिश कर ही रही होती है कि वहां एक आदमी आ जाता है और उसे रोकते हुए कहता है कि इस जगह पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। लिली पहले अनजान बनने की कोशिश करती है, लेकिन मौका मिलते ही वह उस आदमी को बेहोश कर देती है और गेट खोलकर अंदर घुस जाती है। अंदर पहुंचकर लिली देखती है कि बहुत सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। किसी को शक न हो इसलिए वह वहां रखी पुरुषों की ड्रेस पहन लेती है और खुद को बाकी लोगों के बीच छिपाकर उस पेटी तक पहुंचती है जिसमें अमरशूल रखा हुआ है। लिली बड़ी मुश्किल से पेटी खोलती है। अंदर एक छोटा बॉक्स होता है और उसी बॉक्स में अमरशूल रखा होता है। लिली जैसे ही उसे लेकर वहां से निकलने वाली होती है, तभी प्रिंस जोआकिम वहां पहुंच जाता है। दरअसल प्रिंस भी उसी अमरशूल को हासिल करने आया था। वह पेटी खोलकर देखता है, लेकिन अमरशूल गायब होता है। तभी उसकी नजर लिली पर पड़ती है जो वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है। प्रिंस तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। लिली इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। वह अपनी फुर्ती और दिमाग का इस्तेमाल करके वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान प्रिंस उसे खिड़की की तरफ धक्का दे देता है। लिली बाहर की सीढ़ी पर जा गिरती है और किसी तरह खुद को संभाल लेती है। तभी प्रिंस उस रस्सी को भी खोल देता है जिसके सहारे लिली बाहर लटकी हुई होती है। अब लिली और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति में फंस जाती है। प्रिंस उससे अमरशूल वाला बॉक्स मांगता है और बदले में उसे बचाने का भरोसा देता है। मजबूर होकर लिली बॉक्स प्रिंस की तरफ फेंक देती है। इसी बीच नीचे से बिल एक बस को रोक लेता है। लिली मौका देखते ही बस में छलांग लगा देती है और वहां से भाग निकलती है। प्रिंस को लगता है कि अमरशूल उसके हाथ लग चुका है, लेकिन जैसे ही वह बॉक्स खोलकर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। बॉक्स के अंदर अमरशूल होता ही नहीं है। यह देखकर वहां मौजूद आदमी घबराकर प्रिंस से माफी मांगने लगता है, लेकिन प्रिंस का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका होता है। वह एक एक करके वहां मौजूद लोगों को मौत के घाट उतार देता है और आखिर में उस आदमी से लिली के बारे में पूछता है। इधर लिली अपने भाई बिल के साथ अमरशूल लेकर चंद्र वृक्ष की तलाश में निकलने की तैयारी कर रही होती है। दूसरी तरफ कहानी हमें अमेजन के जंगल में ले जाती है, जहां फ्रैंक वोल्फ नाम का एक बोट कैप्टन रोजाना टूरिस्ट्स को जंगल की सैर करवाता है। लेकिन फ्रैंक कोई साधारण टूर गाइड नहीं था। वह टूरिस्ट से ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए तरह तरह की चालें चलता था।
कभी वह झूठी कहानियां सुनाकर लोगों को डराता तो कभी जंगल में पहले से तैयार किए गए खतरों का इस्तेमाल करता। उसने एक स्थानीय आदिवासी समूह को भी अपने प्लान में शामिल कर रखा था। ये लोग टूरिस्ट्स को डराने में फ्रैंक की मदद करते थे। इसके बाद फ्रैंक खुद ही हीरो बनकर सामने आता और लोगों को उस खतरे से बचा लेता। टूरिस्ट्स को लगता कि फ्रैंक ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी जान बचाई है। इसी बहाने फ्रैंक उनसे अतिरिक्त पैसे वसूल लेता था। अपना टूर खत्म करने के बाद फ्रैंक सभी टूरिस्ट्स को वापस ले आता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। वहां नीलो नाम का एक आदमी फ्रैंक के पास पहुंचता है और उससे अपने पैसे वापस मांगता है। दरअसल फ्रैंक ने नीलो से काफी पैसा उधार ले रखा था और अब वह उसका कर्ज चुकाने की हालत में नहीं था। गुस्से में नीलो फ्रैंक की बोट का इंजन निकलवा लेता है और उसे अपने कब्जे में रख लेता है। अब बिना इंजन के फ्रैंक की बोट किसी काम की नहीं थी। इसी दौरान लिली और उसका भाई भी नीलो को ढूंढते हुए उसके ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। वहां नीलो को लोग एक मशहूर बोट कैप्टन के तौर पर जानते थे। लिली नीलो के ऑफिस के बाहर पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक भी खिड़की के रास्ते नीलो के कमरे में घुस जाता है। उसका मकसद अपनी बोट के इंजन की चाबी चुराना होता है। तभी बाहर से लिली दरवाजा खटखटाती है। वह नीलो से कहती है कि उसे अमेजन के जंगल में एक खास जगह तक जाना है और इसके लिए वह अच्छी खासी रकम देने के लिए तैयार है। पैसों की बात सुनते ही फ्रैंक के कान खड़े हो जाते हैं। वह तुरंत दरवाजा खोल देता है और खुद को कैप्टन नीलो बताने लगता है। लिली उसे अपना नक्शा दिखाती है और बताती है कि उसे इसी जगह तक पहुंचना है। नक्शा देखते ही फ्रैंक चौंक जाता है और पूछता है कि आखिर उसे यह नक्शा मिला कहां से। लिली बताती है कि यह नक्शा उसके पिता का है। बचपन में उसके पिता इसी नक्शे की मदद से उसे चंद्रवृक्ष की कहानी सुनाया करते थे। फ्रैंक यह सुनकर हंसने लगता है। वह लिली से कहता है कि चंद्रवृक्ष जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है और यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है। लिली निराश होकर कहती है कि अगर वह उसे वहां नहीं ले जा सकता तो वह किसी दूसरे कैप्टन को ढूंढ लेगी। ये सुनते ही फ्रैंक अपना मन बदल लेता है। वह लिली को एक होटल में ले जाता है और उसके साथ सौदा करने की कोशिश करता है। आखिरकार फ्रैंक लिली को अमेजन के जंगल में ले जाने के लिए $2000 में तैयार हो जाता है। लेकिन तभी एक दिलचस्प बात सामने आती है। लिली का भाई मैकग्रेगर पहले ही असली नीलो से बात कर चुका होता है। उसे समझते देर नहीं लगती कि फ्रैंक असल में नीलो नहीं है बल्कि नीलो का कर्जदार है। अब लिली को भी फ्रैंक की असली पहचान का पता चल जाता है। इसी दौरान फ्रैंक की नजर लिली के गले में मौजूद अमरशूल पर पड़ती है। वह समझ जाता है कि लिली के पास वही रहस्यमयी पत्थर है जिसकी तलाश इतने समय से कई लोग कर रहे हैं। अब फ्रैंक किसी भी कीमत पर लिली को अपने साथ रखना चाहता है। वह सौदे की रकम बढ़ाने की कोशिश करता है और इसी बीच वहां एक खतरनाक जैगुआर घुस आता है। जैगुआर को देखते ही होटल में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाकर भागने लगता है और इसी भगदड़ में नीलो भी वहां से निकल जाता है। तभी जैगुआर लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फ्रैंक बीच में आ जाता है और उससे भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है। कुछ देर की लड़ाई के बाद फ्रैंक एक मांस का टुकड़ा उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। जैगुआर मांस के पीछे भाग जाता है और वहां मौजूद लोगों की नजरों में फ्रैंक हीरो बन जाता है। लिली भी फ्रैंक की इस बहादुरी से प्रभावित हो जाती है और आखिरकार उसके साथ डील पक्की कर लेती है। अब लिली और मैकग्रेगर अपनी जरूरत का सामान लेकर फ्रैंक की बोट पर पहुंचते हैं और अमेजन के जंगल की तरफ निकलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उनके पीछे दुश्मन भी पहुंच चुके हैं। प्रिंस जोआकिम के लोग लिली को पकड़ लेते हैं और उसे एक बड़े पिंजरे में बंद करके वहां से ले जाने लगते हैं। उधर फ्रैंक के लिए एक और परेशानी खड़ी हो जाती है। नीलो को पता चल जाता है कि फ्रैंक ने दोबारा उसकी बोट का इंजन हासिल कर लिया है। नीलो अपने आदमियों के साथ फ्रैंक के पीछे पड़ जाता है। फ्रैंक को जैसे ही पता चलता है कि नीलो के लोग आ रहे हैं, वह जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि लिली अभी तक बोट पर पहुंची ही नहीं है। दूसरी तरफ लिली भी चुप बैठने वाली नहीं होती। वह सही मौका देखकर अपने दुश्मनों पर हमला कर देती है। इस दौरान वहां रखे पक्षियों के पिंजरे खुल जाते हैं और सारे पक्षी उड़कर आसमान में चले जाते हैं। दूर से उड़ते हुए पक्षियों को देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे एहसास हो जाता है कि लिली मुसीबत में। फ्रैंक बिल को बोट संभालने के लिए कहकर लिली को बचाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ लिली भी अकेले ही प्रिंस के आदमियों से भिड़ जाती है और अपनी समझदारी से उन्हें धूल चटा देती है। तभी फ्रैंक भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन लिली उसे दुश्मन समझकर जोरदार मुक्का मार देती है। फ्रैंक को समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। लिली को अपनी गलती का एहसास होता है और वह तुरंत उससे माफी मांगती है। इसके बाद दोनों वहां से बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में फ्रैंक पानी में कूदकर आगे जाने का फैसला करता है, लेकिन लिली को तैरना नहीं आता, इसलिए वह दूसरा रास्ता चुनती है। दुश्मनों से बचते हुए लिली एक तार के सहारे झूलकर आगे बढ़ने लगती है, जबकि फ्रैंक अपनी बोट को उसके करीब लाने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक कपड़ा लिली के चेहरे पर आकर चिपक जाता है और उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। बिना देखे आगे बढ़ने की कोशिश में लिली एक जगह जोर से टकराकर नीचे गिर जाती है। उसी समय फ्रैंक बोट लेकर उसके पास पहुंच जाता है और लिली जल्दी से बोट पर चढ़ जाती है। उधर प्रिंस जोआकिम को उसका
का एक साथी बताता है कि लिली एक बार फिर उनके हाथ से निकल गई है। यह सुनकर प्रिंस बुरी तरह गुस्सा हो जाता है और फैसला करता है कि अब वह खुद लिली से अमरशूल छीनने जाएगा। दरअसल प्रिंस जोआकिम की नजर सिर्फ चंद्रवृक्ष के फूल पर नहीं थी। वह उस फूल की ताकत से अपनी सेना को अजेय बनाना चाहता था, ताकि प्रथम विश्व युद्ध में जीत हासिल करके दुनिया पर अपना शासन कायम कर सके। इसी मकसद से प्रिंस अपनी सबमरीन लेकर फ्रैंक की बोट का पीछा करता है। अचानक सबमरीन पानी के ऊपर आती है और फ्रैंक की बोट पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगती हैं। फ्रैंक तुरंत बोट की रफ्तार बढ़ा देता है, लेकिन प्रिंस यहीं नहीं रुकता। वह फ्रैंक की बोट को खत्म करने के लिए एक मिसाइल दाग देता है। मिसाइल को अपनी तरफ आते देखकर फ्रैंक एक खतरनाक फैसला लेता है। वह बोट को पूरी रफ्तार से एक घर की तरफ ले जाता है और अपनी बोट को सीधे उस घर के ऊपर चढ़ा देता है। मिसाइल घर के नीचे से निकल जाती है और फ्रैंक की बोट बाल बाल बच जाती है। लेकिन प्रिंस की सबमरीन के साथ कुछ और ही होता है। उसके इंजन में एक रस्सी फंस जाती है, जिससे सबमरीन का कंट्रोल बिगड़ जाता है। वह बेकाबू होकर इधर उधर घूमने लगती है और रास्ते में नीलो की कई बोट्स को तबाह कर देती है। आखिरकार फ्रैंक और उसके साथी कुछ समय के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। सफर के दौरान फ्रैंक अपनी बोट से ऐसे बातें करता है जैसे वह कोई इंसान हो और फिर अपने जख्मों पर खुद ही मरहम लगाने लगता है। ये देखकर लिली को लगता है कि फ्रैंक थोड़ा सनकी है। कुछ देर बाद लिली आराम से बैठकर अपनी किताब पढ़ने लगती है। तभी अचानक पानी की सतह पर कई गुलाबी रंग की डॉल्फिन दिखाई देती है। उन्हें देखकर लिली बेहद खुश हो जाती है और उनके साथ मस्ती करने लगती है। फ्रैंक उसे चेतावनी देता है कि ये डॉल्फिन साधारण नहीं है। वह मजाकिया अंदाज में कहता है कि इनकी आंखों में ज्यादा देर तक मत देखना, वरना रात में डरावने सपने आ सकते हैं। इसी दौरान लिली अपना कैमरा निकाल लेती है और डॉल्फिन की रिकॉर्डिंग करने लगती है। फ्रैंक पहली बार कैमरा देख रहा होता है, इसीलिए वह भी बड़े उत्साह से उसे देखने लगता है और कैमरे से फुटेज निकालने की कोशिश करता है। तभी लिली नक्शा देखकर कहती है कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। उसे यकीन होता है कि उन्हें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, लेकिन फ्रैंक साफ मना कर देता है। वह कहता है कि इस इलाके का कप्तान वही है और सफर उसकी मर्जी से ही होगा। फ्रैंक समझाता है कि दूसरा रास्ता बहुत खतरनाक है, वहाँ पानी का बहाव बेहद तेज है और ऊपर से लिली को तैरना भी नहीं आता। लेकिन लिली भी पीछे हटने वाली नहीं होती। वह फ्रैंक को पैसों की याद दिलाकर आखिरकार उसे अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर देती है। फ्रैंक अनिच्छा से बोट को दूसरे रास्ते पर मोड़ देता है। चलते चलते शाम हो जाती है और कुछ ही देर में अंधेरा छाने लगता है। फ्रैंक बोट रोक देता है और कहता है कि अब रात यहीं गुजारनी होगी। लिली उससे कहती है कि अगर बोट धीरे धीरे ही सही, लेकिन रात में भी आगे बढ़ाई जा सकती है। मगर इस बार फ्रैंक उसकी एक नहीं सुनता। इसी दौरान मैग्रेगर को जोरदार भूख लगती है और वह फ्रैंक से खाना मांगता है। फ्रैंक अचानक बंदूक निकालकर ऊपर की तरफ गोली चला देता है। गोली लगते ही एक चूहा नीचे गिरता है। मैग्रेगर चूहे को देखकर तुरंत उसे खाने से मना कर देता है, लेकिन फ्रैंक बताता है कि उसका इरादा चूहा खाने का नहीं था। उसने उसका इस्तेमाल मछलियां पकड़ने के लिए किया था। थोड़ी ही देर में फ्रैंक काफी सारी मछलियां पकड़ लेता है। फिर तीनों मिलकर रात में मछलियां पकाते हैं और खाना खाकर अपना पेट भरते हैं। खाने के बाद मैग्रेगर को नींद आ जाती है और वह सोने चला जाता है। वहीं लिली बैठकर एक पेंटिंग बनाने लगती है। फ्रैंक लिली की पेंटिंग देखकर उसकी तारीफ करता है। फिर वह उससे पूछता है कि आखिर वह इतनी दूर इस खतरनाक जंगल में किस मकसद से आई है। लिली बताती है कि वह चंद्रवृक्ष की तलाश में आई है। उसका मानना है कि अगर उसे चंद्रवृक्ष मिल गया तो उसके फूल की मदद से दुनिया की अनगिनत जानें बचाई जा सकती हैं। वह दुनिया की कई गंभीर बीमारियों का इलाज करना चाहती थी और मानती थी कि इस खोज से चिकित्सा विज्ञान में एक नई क्रांति आ सकती है। तभी अचानक मैग्रेगर चीखता हुआ बाहर आता है। एक खतरनाक जैगुआर उस पर हमला कर देता है। लिली घबरा जाती है, लेकिन फ्रैंक बिल्कुल शांत रहता है। वह उस जैगुआर को अपने पास बुलाता है। तभी लिली को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। वह जैगुआर फ्रैंक का पालतू था। अब लिली को समझ आता है कि होटल में जैगुआर वाला पूरा हमला भी फ्रैंक का रचा हुआ नाटक था। उसने लोगों को डराकर फिर उन्हें बचाने का ड्रामा किया था ताकि खुद को हीरो साबित कर सके। ये जानकर लिली फ्रैंक पर बुरी तरह नाराज हो जाती है। वह उससे बात करना बंद कर देती है और गुस्से में सोने चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कहानी में एक और खतरनाक मोड़ आने वाला होता है। प्रिंस जोआकिम और उसके साथी अमेजन के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां सदियों पहले अगिरे और उसके साथियों को श्राप देकर कैद किया गया था। वहां प्रिंस को अगिरे का शव मिलता है। प्रिंस एक छोटी डिब्बी निकालता है और उसमें रखा रहस्यमयी नदी का पानी अगिरे के शरीर पर कुछ बूंदों के रूप में डाल देता है। दरअसल अगिरे और उसके साथियों को जिंदा होने के लिए उस रहस्यमयी नदी के पानी की जरूरत होती है, लेकिन कई साल पहले उस नदी का रास्ता रोक दिया गया था, जिसकी वजह से पानी वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। तभी अचानक अगिरे के मरे हुए शरीर में से एक सांप बाहर निकलता है और प्रिंस के एक साथी को काट लेता है। प्रिंस समझ जाता है कि ये सांप ही अगिरे और उसके साथियों से जुड़े हुए हैं। प्रिंस सांपों से कहता है कि अगर उन्हें हमेशा के लिए आजाद होना है तो उन्हें उसकी
उसकी मदद करनी होगी। वह वादा करता है कि अगर वे उसे अमरशूल हासिल करने में मदद करेंगे तो वह नदी का पानी यहाँ तक पहुँचाकर उन्हें श्राप से मुक्त कर देगा। सांपों के पास भी यही एक मौका होता है, इसलिए वे प्रिंस का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद प्रिंस नदी के पानी का रास्ता खोल देता है। पानी जैसे ही उस जगह तक पहुँचता है, अगिरे और उसके साथी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। दूसरी तरफ लिली, फ्रैंक और मैकग्रेगर नक्शे की मदद से अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके होते हैं, लेकिन फ्रैंक को आगे का रास्ता देखकर अंदाजा हो जाता है कि अब सफर आसान नहीं होने वाला। वह लिली से कहता है कि आगे रास्ता बेहद खराब है, इसलिए अपना जरूरी सामान संभाल कर रख लो और बोट को मजबूती से पकड़कर बैठ जाओ। कुछ ही देर बाद बोट एक बेहद खतरनाक इलाके में पहुंच जाती है। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर होते हैं और पानी का बहाव इतना तेज होता है कि बोट का कंट्रोल बिगड़ने लगता है। फ्रैंक लिली को आखिरी बार चेतावनी देता है कि अभी भी समय है, अगर वे वापस लौट जाएं तो उनकी जान बच सकती है, लेकिन लिली पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती। वह किसी भी कीमत पर चंद्र वृक्ष तक पहुंचना चाहती थी। तभी पानी का बहाव और तेज हो जाता है और सामने एक विशाल झरना दिखाई देता है। बोट तेजी से झरने की तरफ बढ़ने लगती है। लिली और मैकग्रेगर बुरी तरह घबरा जाते हैं। फ्रैंक पूरी ताकत लगाकर बोट को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करता है। आखिरकार वह बोट को झरने से बचा लेता है, लेकिन तभी बोट का इंजन बंद हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन फ्रैंक हार नहीं मानता। वह किसी तरह इंजन को दोबारा चालू कर देता है और बोट को सुरक्षित रास्ते पर ले आता है। सभी की जान में जान आती है। फ्रैंक गुस्से से लिली की तरफ देखता है, क्योंकि उसने उसकी चेतावनी के बावजूद उन्हें इस खतरनाक रास्ते पर आने के लिए मजबूर किया था। फिर भी फ्रैंक लिली से एक बार और पूछता है कि क्या अब वह वापस लौटना चाहती है, लेकिन लिली फिर मना कर देती है और उल्टा कहती है कि उसे तो इस सफर में काफी मजा आ रहा है। हालांकि अगले ही पल उसकी हालत खराब होने लगती है और उसे उल्टियां होने लगती हैं। लिली को देखकर बाकी लोगों की हालत भी खराब हो जाती है। कुछ समय बाद हम फ्रैंक और मैकग्रेगर को जंगल में लकड़ियां काटते हुए देखते हैं। दोनों आपस में लिली की शिकायत कर रहे होते हैं और उसकी हरकतों से परेशान दिखाई देते हैं। इसी बीच लिली चुपके से फ्रैंक की बोट में बने एक गुप्त कमरे तक पहुंच जाती है। वह वहां लगे लॉक को खोलकर अंदर घुसती है। कमरे के अंदर लिली को कई ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिनसे उसे फ्रैंक पर शक होने लगता है। तभी उसे एक रहस्यमयी किताब मिलती है जिसमें अमरशूल और चंद्र वृक्ष से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। लिली समझ जाती है कि फ्रैंक उससे बहुत कुछ छिपा रहा है। तभी फ्रैंक वहां पहुंच जाता है। लिली सीधे उससे सवाल करती है कि आखिर वह उससे और कितने झूठ बोलेगा। वह कहती है कि अब साफ साफ बता दो कि तुम्हें भी चंद्र वृक्ष की तलाश है। फ्रैंक पहले बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अपनी सच्चाई का एक हिस्सा लिली के सामने रख देता है। वह कहता है कि यह सच है कि कभी वह भी चंद्र वृक्ष की तलाश कर रहा था। उसने अमेजन के जंगल का लगभग हर कोना छान मारा, लेकिन उसे चंद्र वृक्ष कहीं नहीं मिला। फ्रैंक अपना नक्शा दिखाते हुए कहता है कि उसने सालों तक इसकी तलाश की, लेकिन आखिरकार उम्मीद छोड़ दी। लिली तुरंत उसकी बात पकड़ लेती है। वह कहती है कि शायद उसे चंद्र वृक्ष इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसके पास अमरशूल नहीं था। तभी बाहर से अचानक मैकग्रेगर की चीख सुनाई देती है। लिली आवाज सुनकर बाहर निकलती है, लेकिन तभी उस पर भी किसी अज्ञात हमलावर का हमला हो जाता है और वह बेहोश हो जाती है। फ्रैंक भी हमलावरों से बच नहीं पाता। उस पर भी हमला किया जाता है और वह बेहोश हो जाता है। जब तीनों को होश आता है तो वे खुद को एक खतरनाक आदिवासी कबीले के कब्जे में पाते हैं। कबीले के लोग उन्हें पकड़कर अपने सरदार के सामने ले जाते हैं। इसी दौरान लिली मौका देखकर एक खास लॉकेट चुरा लेती है। फिर फ्रैंक सरदार के सामने जाकर उसकी भाषा में बात करने लगता है। सरदार लिली से अमरशूल मांगता है। उसका कहना होता है कि अमरशूल उनके कबीले से ही चोरी हुआ था। अगर लिली अपनी जान बचाना चाहती है तो उसे वह पत्थर वापस करना होगा। फ्रैंक सरदार की बात लिली को समझाता है, लेकिन लिली बिना डरे अमरशूल देने से साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि जब तक वह चंद्र वृक्ष को खोज नहीं लेती तब तक वह अमरशूल वापस नहीं करेगी। फ्रैंक उसकी बात सरदार को उसकी भाषा में बता देता है। लिली इसके बाद खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी कबीले का सरदार जोर जोर से हंसने लगता है। लिली हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। असल में यह पूरा कबीला फ्रैंक को पहले से जानता था। सरदार फ्रैंक की तरफ देखकर मजाक में कहता है कि वह इस बार कैसी मुसीबत लेकर आया है। वह लिली को देखकर समझ जाता है कि यह लड़की बाकी टूरिस्ट जैसी नहीं है, ये तो सच में लड़ने मरने के लिए तैयार है। सरदार फिर फ्रैंक से कहता है कि अगली बार ऐसी मुसीबत अपने साथ लाने के लिए उसे डबल पैसे देने होंगे। अब लिली को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि फ्रैंक की जिंदगी में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं था। अब लिली को धीरे धीरे पूरी सच्चाई समझ आने लगती है। फ्रैंक उसे सब कुछ बताने ही वाला होता है, लेकिन बात टालते टालते वह फिर भूल जाता है। ये सुनकर लिली को गुस्सा आ जाता है और वह फ्रैंक को जोरदार घूंसा मारकर वहां से चली जाती है। इसके बाद लिली कबीले की सरदार से अमरशूल के बारे में पूछती है। सरदार अमरशूल को देखकर उसमें लिखी एक पुरानी पहेली समझाती है। वह बताती है कि अमावस्या की रात चंद्र वृक्ष का फूल खिलता है और ऐसी अगली रात सिर्फ
सिर्फ 2 दिन बाद आने वाली है। पहेली में यह भी बताया गया था कि जहां एक ऐसा सांप दिखाई दे जो अपनी ही पूंछ को मुंह में दबाए हुए हो, उसी जगह चंद्र वृक्ष मौजूद होगा। लिली यह बात ध्यान से सुनती है और साथ साथ अपने नक्शे को भी देखती है। अचानक उसे समझ आता है कि पहेली में बताई गई जगह नक्शे पर कहां है। अब लिली को चंद्र वृक्ष की संभावित लोकेशन मिल चुकी थी। वह फैसला करती है कि अब वह अकेले ही वहां जाएगी, लेकिन फ्रैंक उसे रोकते हुए कहता है कि अकेले जाना बेहद खतरनाक होगा। लिली फ्रैंक की बात सुनने के बजाय उसे धोखेबाज और मतलबी कहती है। वह अपने दिए हुए $12,000 उसके सामने रखती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी हालात अचानक बदल जाते हैं। कुछ ही देर बाद अगिरे और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। वे एक एक करके कबीले के लोगों पर हमला करने लगते हैं। यह देखकर फ्रैंक तुरंत लिली के पास जाता है और उसे वहां से भागने के लिए कहता है। वह लिली से अमरशूल भी मांगता है, लेकिन लिली उसे देने से साफ इनकार कर देती है। कुछ ही पलों में वहां अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। तभी फ्रैंक का सामना अगिरे से हो जाता है। उसके पूरे शरीर पर खतरनाक सांप लिपटे हुए होते हैं। अगिरे फ्रैंक का रास्ता रोक देता है, लेकिन फ्रैंक किसी तरह मौका देखकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ पेड़ और टहनियों से बना एक भयानक राक्षस लिली को पकड़ लेता है। फ्रैंक अपनी जान जोखिम में डालकर उस राक्षस से भिड़ता है और किसी तरह लिली को उसके कब्जे से छुड़ा लेता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एक कीचड़ से बना राक्षस उन पर हमला कर देता है। फ्रैंक लिली को पीछे करता है और उस राक्षस पर आग से हमला करता है। आग लगते ही वह राक्षस जलकर कमजोर पड़ जाता है और जमीन पर गिरकर टूट जाता है। तभी एक और खतरनाक राक्षस जो मधुमक्खियों और शहद से बना हुआ था, लिली को पकड़ लेता है। बिल उसे बचाने के लिए गोली चलाता है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। राक्षस लिली के गले से अमरशूल छीन लेता है और उसे सीधे अगिरे की तरफ फेंक देता है। अमरशूल हाथ लगते ही अगिरे वहां से भागने लगता है। फ्रैंक उसे देख लेता है और तुरंत उसके पीछे दौड़ता है। वह अमरशूल वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन अमरशूल अगिरे के शरीर पर नहीं बल्कि उसके एक सांप के मुंह में होता है। इसी दौरान अगिरे फ्रैंक के सीने में तलवार घोंप देता है। फ्रैंक बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश करते हुए वह अमरशूल छीन लेता है। फिर नीचे गिरते समय फ्रैंक अमरशूल लिली की तरफ फेंक देता है और खुद नीचे गिर जाता है। ये देखकर लिली को लगता है कि फ्रैंक मर चुका है और वह बेहद दुखी हो जाती है। तभी कबीले की सरदार लिली को वहां से भागने के लिए कहती है। वह उसे एक बेहद जरूरी बात बताती है। अगिरे और उसके साथी नदी से बंधे हुए हैं, इसीलिए जितना हो सके नदी से दूर रहना। लिली पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगती है। अगिरे और उसके साथी भी अमरशूल हासिल करने के लिए उसका पीछा करते हैं। भागते भागते अगिरे का एक साथी लिली को नीचे गिरा देता है। अगिरे उसके पास पहुंचता है और अमरशूल छीनने ही वाला होता है कि तभी नदी का पानी अचानक उन्हें अपनी तरफ खींचने लगता है। अगिरे और उसके साथी नदी से दूर नहीं जा सकते थे, इसलिए वे मजबूर होकर पीछे हट जाते हैं। लिली को थोड़ी राहत मिलती है। उधर अगिरे और उसके साथी आपस में चर्चा करते हैं कि अमरशूल उनके हाथ कैसे लगेगा। वे जानते थे कि नदी के श्राप की वजह से वे खुद ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। तभी अगिरे एक ऐसे इंसान का नाम लेता है जो उनके लिए यह काम कर सकता था, प्रिंस जोआकिम। अगिरे प्रिंस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कुछ मधुमक्खियों को संदेशवाहक बनाकर भेज देता है। दूसरी तरफ लिली को अचानक फ्रैंक मिल जाता है और सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि फ्रैंक अभी जिंदा था। लिली उसे देखकर बेहद खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर फ्रैंक के सीने पर जाती है। तलवार अभी भी उसके सीने में फंसी हुई। लिली घबरा जाती है। फ्रैंक उसे शांत करते हुए तलवार बाहर निकालने के लिए कहता है। लिली हिम्मत करके उसके सीने से तलवार खींचकर बाहर निकाल देती है। ये नजारा देखकर बिल इतना घबरा जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद बिल को होश आता है। लिली उससे कहती है कि वह यहीं रुके, क्योंकि उसे फ्रैंक के साथ आगे बढ़ना है। उधर प्रिंस जोआकिम अपनी सबमरीन में आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे बाहर कुछ मधुमक्खियां दिखाई देती हैं। प्रिंस तुरंत सबमरीन का रास्ता खोल देता है और मधुमक्खियां अंदर आ जाती हैं। मधुमक्खियां प्रिंस को अगिरे का संदेश देती हैं और नक्शे पर बैठकर उसे वह जगह दिखाती हैं जहां अमरशूल की मदद से चंद्र वृक्ष तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन प्रिंस को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि कोई और भी चंद्र वृक्ष के फूल की ताकत हासिल करे। इधर लिली फ्रैंक के घाव पर टांके लगा रही होती है। इसी दौरान वह उससे एक सवाल करती है, आखिर तुम हो क्या? अब फ्रैंक के पास अपनी असली कहानी छिपाने की कोई वजह नहीं बचती। वह लिली को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताना शुरू करता है। फ्रैंक बताता है कि उसके पिता एक सैनिक थे। उनकी मृत्यु के बाद अगिरे के पिता ने उसे अपने साथ रख लिया था। उन्होंने फ्रैंक और अगिरे को भाइयों की तरह पाला था। लेकिन फ्रैंक की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह साधारण इंसान नहीं था। उसकी उम्र करीब 400 साल हो चुकी थी। कई सदियां पहले अगिरे की बेटी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। उस बीमारी का इलाज सिर्फ चंद्र वृक्ष के फूल से संभव था। इसीलिए अगिरे, फ्रैंक और उनके साथी चंद्र वृक्ष की तलाश में निकल पड़े। उनका सफर आसान नहीं था। अमेजन के जंगल में उन्हें एक के बाद एक खतरनाक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन अगिरे अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक
जाने को तैयार था। फ्रैंक ने इस सफर को आसान बनाने के लिए अमेजन के जंगल का नक्शा तैयार किया ताकि वे चंद्र वृक्ष तक जल्दी पहुंच सकें। लेकिन जंगल की ताकत के सामने उनका दल ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। उनके साथ ही धीरे धीरे मरते चले गए। आखिरकार एक आदिवासी कबीले ने उन्हें खोज लिया और अपनी बस्ती में ले गया। कबीले के लोगों ने उनकी जान बचाई और चंद्र वृक्ष के फूल की मदद से उन्हें ठीक किया। अगिरे यह देखकर बेहद खुश हुआ। उसे लगा कि अब उसकी बेटी की जान भी बचाई जा सकती है। लेकिन यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। अगिरे ने कबीले के सरदार से अमरशूल मांगा और उससे चंद्र वृक्ष तक ले जाने के लिए कहा, लेकिन सरदार ने साफ मना कर दिया। अगिरे को यह इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सरदार की हत्या कर दी और अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे कबीले में कत्लेआम मचा दिया। जिन लोगों ने उनकी जान बचाई थी, अगिरे ने उन्हीं को मार डाला। लेकिन फ्रैंक इस सब के खिलाफ था। उसने अगिरे का साथ नहीं दिया और अमरशूल को बचाने की कोशिश की। मरते समय कबीले के सरदार ने अगिरे और उसके साथियों को भयानक श्राप दे दिया। श्राप के कारण वे नदी से दूर नहीं जा सकते थे। अगर वे नदी की सीमा से बाहर जाते तो अमेजन का जंगल उन्हें हमेशा के लिए कैद कर लेता। फ्रैंक ने इस श्राप का फायदा उठाया। उसने अगिरे और उसके साथियों को एक ऐसी जगह फंसा दिया जहां से वे जंगल की सीमा पार नहीं कर सकते थे। इस तरह अगिरे और उसके साथी करीब 300 साल तक वहीं कैद रहे। समय बीतता गया। इस दौरान फ्रैंक ने एक गांव बसाया। उसने कई दोस्त बनाए, लेकिन समय के साथ उसके कई दोस्त उससे बिछड़ते भी गए। आखिरकार फ्रैंक ने फिर से चंद्र वृक्ष की तलाश शुरू करने का फैसला किया। उसने अपनी एक बोट बनाई और अमेजन की नदियों में चंद्र वृक्ष को खोजता रहा। लेकिन वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि श्राप के कारण वह नदी से बहुत दूर नहीं जा सकता था। आखिरकार उसने अपनी जिंदगी चलाने के लिए टूरिस्ट्स को बोट से अमेजन की सैर करवाना शुरू कर दिया। यानी जिस फ्रैंक को लिली सिर्फ एक लालची और चालाक बोट कैप्टन समझ रही थी, उसके पीछे सदियों पुरानी एक कहानी छिपी हुई थी। दूसरी तरफ मैकग्रेगर और कबीले की सरदार एक नाव में जा रहे होते हैं। तभी अचानक प्रिंस जोआकिम अपनी सबमरीन लेकर वहां पहुंच जाता है और नाव को पानी से ऊपर उठा लेता है। सरदार तुरंत पानी में कूद जाती है और वहां से भाग निकलती है। प्रिंस मैकग्रेगर को पकड़कर अपनी सबमरीन के अंदर ले जाता है। वह उसे धमकी देता है कि अगर उसने लिली का पता नहीं बताया तो वह पूरे आदिवासी कबीले को मिसाइल से उड़ा देगा। प्रिंस उससे पूछता है कि लिली अमरशूल लेकर आखिर किस जगह गई है। मैकग्रेगर डर कर नक्शे पर उस जगह की तरफ इशारा कर देता है। वहीं मौजूद मधुमक्खियां भी उसी जगह पर नजर रखने लगती हैं। प्रिंस यह देखकर समझ जाता है कि वे मधुमक्खियां अगिरे के लिए काम कर रही हैं। वह नहीं चाहता था कि चंद्र वृक्ष की ताकत किसी और के हाथ लगे। इसीलिए प्रिंस एक एक करके सभी मधुमक्खियों को मार देता है ताकि अगिरे तक यह जानकारी दोबारा न पहुंच सके। इधर लिली और फ्रैंक आखिरकार नक्शे में बताई गई जगह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें कहीं भी चंद्र वृक्ष दिखाई नहीं देता। फ्रैंक को शक होता है कि पेड़ शायद पानी के अंदर छिपा हुआ है। वह नदी में गोता लगाता है और नीचे उसे एक रहस्यमयी लीवर दिखाई देता है। उसे देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि शायद इसे खींचने से कोई छिपा हुआ दरवाजा या रास्ता खुल सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि लीवर काफी गहराई में था और फ्रैंक की पहुंच वहां तक नहीं हो पा रही थी। अब फ्रैंक समझ जाता है कि उस लीवर तक सिर्फ लिली ही पहुंच सकती है। वह लिली को पानी के अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन लिली को तैरना नहीं आता। इसलिए फ्रैंक उसे अपने साथ लेकर पानी के अंदर जाता है और लीवर तक पहुंचकर उसे खींचने के लिए कहता है। इसी दौरान लिली का पैर गलती से एक बटन पर पड़ जाता है और वह वहां फंस जाती है। उसकी सांसें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। फ्रैंक उसे बचाने के लिए अपने मुंह से सांस देता है और लिली किसी तरह लीवर तक पहुंचकर उसे खींच देती है। लीवर खींचते ही पानी का बहाव रुक जाता है और उस जगह का पानी धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन बाहर फ्रैंक पर खतरनाक पिरान्हा मछलियां हमला कर देती हैं। इसी बीच पानी के अंदर सांस न मिलने की वजह से लिली बेहोश हो जाती है। फ्रैंक किसी तरह लिली को पानी से बाहर निकालता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। जैसे ही लिली को होश आता है, वह फ्रैंक को जोरदार थप्पड़ मार देती है। उसे लगता है कि फ्रैंक उसे मरने के लिए पानी के अंदर छोड़कर चला गया था। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसे बचाने के लिए ही गया था, लेकिन लिली उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। तभी फ्रैंक की नजर सामने पड़ती है और उसे पता चलता है कि प्रिंस जोआकिम भी वहां पहुंच चुका है। प्रिंस के कब्जे में मैकग्रेगर होता है और उसी के जरिए वह इस जगह तक पहुंचा था। इसी दौरान एक मधुमक्खी वहां से निकलकर भाग जाती है। वह बाकी मधुमक्खियों के साथ मारी नहीं गई थी और अब वह अगिरे तक यह खबर पहुंचाने वाली थी। प्रिंस लिली के पास आता है और उसे धमकाकर अमरशूल हासिल कर लेता है। फ्रैंक चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अब प्रिंस फ्रैंक को आदेश देता है कि वह उन्हें चंद्र वृक्ष तक लेकर जाए। फ्रैंक अपनी बोट आगे बढ़ाता है और कुछ समय बाद वे सभी आखिरकार उस जगह पहुंच जाते हैं जहां चंद्र वृक्ष मौजूद था। लेकिन वहां पहुंचकर सभी हैरान रह जाते हैं। चंद्र वृक्ष पूरी तरह सूख चुका था। पेड़ कई सालों से बेजान पड़ा था, लेकिन प्रिंस को पता था कि उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है। वह लिली से कहता है कि किसी भी तरह चंद्र वृक्ष में फूल खिलाओ। फ्रैंक आगे आता है और
प्रिंस के सामने एक सौदा रखता है। वह कहता है कि अगर वह लिली और मैकग्रेगर को आजाद कर दे तो वह पेड़ को जिंदा करने में उसकी मदद करेगा। इसके बदले फ्रैंक सिर्फ फूल की एक पंखुड़ी मांगता है। प्रिंस इस शर्त को मान लेता है। फ्रैंक अमरशूल लेकर एक खास गोलाकार जगह के अंदर जाता है और वहां बनी पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं होता। तब प्रिंस लिली से फ्रैंक की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन लिली भी अपनी शर्त रख देती है। वह कहती है कि अगर उसे भी एक पंखुड़ी मिलेगी तभी वह इस पहेली को सुलझाने में मदद करेगी। प्रिंस गुस्से में साफ कह देता है कि वह सिर्फ एक ही पंखुड़ी देगा। अब वह देखेगा कि आखिर वह पंखुड़ी किसके हाथ लगती है। इसी दौरान फ्रैंक और लिली इशारों में एक दूसरे से बात करते हैं और एक प्लान बना लेते हैं। दोनों मिलकर अमरशूल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अचानक उसके अंदर से एक गुलाबी रंग का क्रिस्टल निकलता है। उसी वक्त अमावस्या का चांद आसमान में दिखाई देता है। जैसे ही क्रिस्टल अपनी ताकत दिखाता है, चंद्र वृक्ष में दोबारा जान आने लगती है। सूखी हुई शाखाएं हरी होने लगती हैं और देखते ही देखते पूरे पेड़ पर ढेर सारे खूबसूरत फूल खिल जाते हैं। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी लिली अपने प्लान को अंजाम देती है। वह बंदूक निकालती है और फ्रैंक को गोली मार देती है। गोली लगने से फ्रैंक पेड़ से नीचे पानी में गिर जाता है। लिली प्रिंस की तरफ देखकर कहती है कि अब सौदे के मुताबिक पंखुड़ी उसकी होगी। इसके बाद लिली और प्रिंस फूलों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी चांद धीरे धीरे डूबने लगता है। उधर नीचे गिरने के बाद भी फ्रैंक जिंदा होता है। वह मौका पाकर प्रिंस के आदमियों से भिड़ जाता है और एक एक करके उन्हें हरा देता है। इसी बीच लिली एक रस्सी के सहारे वापस ऊपर चढ़ती है और फूल तोड़ने के लिए पेड़ की तरफ दौड़ती है, लेकिन चांद के डूबते ही चंद्र वृक्ष दोबारा सूखने लगता है। उसके फूल एक एक करके गायब होने लगते हैं। लिली तेजी से आगे बढ़ती है और ठीक उसी समय एक फूल की पंखुड़ी तोड़ लेती है, लेकिन तभी पेड़ की एक बड़ी डाल टूट जाती है और लिली नीचे गिरने लगती है। वह किसी तरह एक जगह लटक जाती है। प्रिंस उसके पास पहुंचता है और पंखुड़ी मांगता है, लेकिन लिली चालाकी से पंखुड़ी प्रिंस को देने के बजाय नीचे फ्रैंक की तरफ फेंक देती है। प्रिंस को रास्ते से हटाकर फ्रैंक किसी तरह उस पंखुड़ी को पकड़ लेता है। तभी वहां अगिरे और उसके साथी भी पहुंच जाते हैं। प्रिंस अगिरे पर हमला करता है और उसके शरीर से सांप निकलकर प्रिंस पर टूट पड़ते हैं। अगिरे और उसके साथी अब पंखुड़ी हासिल करने के लिए लिली के पीछे पड़ जाते हैं। लिली अपनी जान बचाकर भागती है। ये देखकर फ्रैंक एक आखिरी चाल चलता है। वह पंखुड़ी दिखाकर अगिरे का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वह मैकग्रेगर से कहता है कि शायद उनका सफर अब यहीं तक है। वह मैकग्रेगर से कहता है कि लिली को बता देना कि वह उसके लिए अपनी जान से भी ज्यादा मायने रखती है। फ्रैंक अपने पालतू जैगुआर को भी मैकग्रेगर के साथ छोड़ देता है और खुद अपनी बोट लेकर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ जाता है। अगिरे और उसके साथी फ्रैंक का पीछा करते हुए बोट तक पहुंच जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। फ्रैंक भी पूरी ताकत से उनका मुकाबला करता है और एक एक करके कई साथियों को हरा देता है, लेकिन अगिरे पंखुड़ी हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। वह फ्रैंक को पकड़ लेता है और उससे पंखुड़ी मांगता है, लेकिन फ्रैंक के पास अब पंखुड़ी नहीं होती। इसी दौरान बोट तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए एक बड़ी दीवार से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि बोट के परखच्चे उड़ जाते हैं। जंगल की विशाल बेलें और शाखाएं फ्रैंक और उसके साथियों को पकड़ लेती हैं। देखते ही देखते जंगल का श्राप अपना असर दिखाता है और सभी लोग दोबारा पत्थर की बेजान मूर्तियों में बदल जाते हैं। उधर मैकग्रेगर लिली को बताता है कि फ्रैंक उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था और वह उसके लिए अपनी आखिरी पंखुड़ी देकर गया। लिली यह सुनते ही घबरा जाती है और फ्रैंक की तरफ दौड़ती है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखती है कि फ्रैंक पत्थर की मूर्ति बन चुका है। लिली उसके चेहरे को छू कर रोने लगती है। फिर वह अपने पास रखी चंद्र वृक्ष की पंखुड़ी निकालती है और उसे फ्रैंक के मुंह में रख देती है, लेकिन कुछ नहीं होता। लिली निराश होकर वहां से जाने लगती है। फ्रैंक का पालतू जैगुआर अभी भी उसके पास बैठा होता है। तभी अचानक फ्रैंक के चेहरे से गुलाबी रोशनी निकलने लगती है। लिली को कुछ महसूस होता है और वह तुरंत पीछे मुड़कर फ्रैंक के पास आती है। वह देखती है कि पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे टूट रही है और फ्रैंक दोबारा इंसान बन रहा है। कुछ ही पल बाद फ्रैंक पूरी तरह जिंदा होकर उसके सामने खड़ा होता है। लिली उसे देखकर खुशी से गले लगा लेती है। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और तभी एक चमत्कार होता है। अभी अभी डूबा हुआ चांद दोबारा आसमान में दिखाई देता है और चंद्र वृक्ष की एक नई पंखुड़ी खिल उठती है। लिली उस पंखुड़ी को तोड़ लेती है और आखिरकार अपने मिशन में सफल होकर घर लौट आती है। इसके बाद हम मैकग्रेगर को सोसाइटी के लोगों के सामने देखते हैं। वह उन्हें अपने रोमांचक सफर और चंद्र वृक्ष की पूरी कहानी सुना रहा होता है। अब चंद्र वृक्ष की खोज के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। दूसरी तरफ लिली फ्रैंक को उसकी नई जिंदगी में ढलने में मदद कर रही होती है। वह उसे आधुनिक दुनिया की चीजें सिखाती है और कार चलाना भी सिखाती है। फ्रैंक के लिए सदियों बाद दुनिया फिर से बदल चुकी थी, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। और इसी खूबसूरत पल के साथ जंगल क्रूज की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।